अच्छा, देखिएगा कि हम लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम में जो टॉपिक बचे हैं उनको पढ़ना है। इसमें पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओवरी, कार्पस लूटियम और टेस्टिस, ये टॉपिक बचे हुए हैं। अब इन टॉपिक को हम लोग एक एक करके पूरा कर लेते हैं। मेन जो ग्लैंड्स थी वो हमारी पूरी हो गई, ठीक है, जो बड़े टॉपिक थे। अब इसमें से आप एक टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसको हम करा चुके थे उस दिन, शायद बहुत कम लोग आए थे, तो एक बार जल्दी से हम रिपीट करा देते हैं आपको। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दो चीज़ें हैं, एक है स्टमक और दूसरा है ड्यूडेनम। ठीक है, स्टमक और ड्यूडेनम ये दो टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है जो हार्मोन्स सिक्रीशन करते हैं। स्टमक से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन, ठीक है। और ड्यूडेनम से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स में कई हैं, हेपेटोग्राइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, पैनक्रियो, जाइमिन, ये दोनों के लीवर और ये पैनक्रियाज में काम करते हैं। और तीसरा गैस्ट्रिन जो था वो सीक्रेट यहीं से हो रहा है, काम कर रहा है लीवर में, सॉरी स्टमक में। गैस्ट्रिन सॉरी एंटेरोगैस्ट्रॉन, ये एंटेरोगैस्ट्रॉन गैस्ट्रिन का सिक्रीशन रोकने वाला हार्मोन है जो चला जाता है स्टमक में, ठीक है। तो कितने हो गए हार्मोन? 5। छठवां है एंटेरोक्राइनिन, और एंटेरोक्राइनिन कहाँ चला जाता है? इलियम में। अब देखिए आप इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये स्टमक में जैसे ही फूड आता है एक हार्मोन सीक्रेट होता है गैस्ट्रिन, जो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के पूरे स्टमक की दीवार में फैल जाएगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में जाके स्टमक की दीवार में फैल करके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को प्रेरित करेगा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जिन सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है उन सेल्स को बोलते हैं आर्जेंटाफिन सेल्स। कौन सी सेल्स? लिवर की वॉल में पाई जाने वाली आर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिन सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिन कहा जाता है ब्लड द्वारा, कहाँ, किन किन कोशिकाओं में पहुंचता है? लिवर की, लीवर की, ये लीवर करें स्टमक की दीवार। ये कौन सी दीवार है? स्टमक की दीवार कर रहे हैं हम, ना कि लीवर। तो स्टमक की दीवार में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिसमें एक सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल जो HCl स्टार्ट करती हैं। तो ये गैस्ट्रिन कहाँ गया? ब्लड से स्टमक की वाल में, और वहाँ पर दीवार में ऑक्जेंटिक सेल्स HCl सीक्रेट कराने के लिए उनको स्टिमुलेट करता है। फिर दूसरी सेल्स कौन सी हैं? जाइमोजन सेल्स, वो एंजाइम्स का सिक्रीशन कराता है।
जो स्टमक में एंजाइम पेप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है, उनका सिक्रीशन जाइमोजन सेल्स करते हैं। और तीसरी हैं गोबलेट सेल्स, जो म्यूकस स्रावित करते हैं। ठीक है ना। तो मेन हमारा हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन हार्मोन, जो स्टमक की दीवार द्वारा स्रावित किया जाता है। इस दीवार में पाई जाने वाली आर्जेंटा फैन सेल्स इसको स्रावित करती हैं और लोकल हार्मोन की तरह ये काम करता है। गैस्ट्रिक वॉल में पाई जाने वाली ऑर्जेंटिक और जाइमोजन सेल से एंजाइम्स और एक्सियल सीक्रेट कराने में सहायता करता है। इन सबको सामूहिक रूप से बोल देते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रिक। तो ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हार्मोन हो गया पहला आपका। स्टमक द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन। और वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कराता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में होने वाले डाइजेशन को क्या करता है? तेज करता है। डाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। ठीक है। और स्टमक में पाया जाने वाला जो एक्सियल है, भोजन को मुलायम या साफ बनाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, जो भी भोज्य पदार्थ हैं, हार्ड फूड पार्टिकल्स हैं, उनको साफ बनाता है। ठीक है। फिर दूसरा आपने बताया था, जो बाकी हार्मोन बताए थे ड्यूटेनम से। तो ड्यूटेनम ये क्या है? ड्यूटेनम और ये है जिसनम, ये इलियम है ना। जिस टाइम में इलियम वाला पार्ट में ज़्यादा है एंडोक्राइन, लास्ट वाला हार्मोन आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला वाला हार्मोन कहाँ जा रहा है? एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरोगैस्ट्रिन या एंटेरोगैस्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? स्टमक में। किस लिए जा रहा है? ताकि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोका जा सके। स्टमक में जो काम हो चुका था पूरा हो गया अगर, तभी तो भोजन ड्यूटेनम में आएगा। और जैसे ही भोजन ड्यूटेनम में आएगा, तुरंत हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा और स्टमक से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक। और लास्ट वाला हार्मोन आगे भोजन कहाँ लेना है? इलियम में। तो इलियम में जा करके इलियम से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, जिसको बोलते हैं सकस एंटेरिकस, उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना। तो देखिएगा इलियम में जाके क्या करता है? सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। ठीक है। लीवर से क्या करता है? बाइल जूस के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। सबके अपने अपने अलग अलग काम। ठीक है। तो पहला हार्मोन हमने बताया जो ड्यूटेनम से स्रावित होता है, उसका नाम है एंटेरोगैस्ट्रॉन हार्मोन, जो जाता है कहाँ पर? स्टमक में। और स्टमक में जा करके गैस्ट्रिन हार्मोन जो स्रावित हो रहा है उसके सिक्रेशन को रोक देता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का स्रावन बंद हो जाता है। ठीक हो गया पहला। दूसरा हार्मोन कौन सा है? हिपैटोकाइनिन और कोलोसिस्टोकाइनिन। इनके फंक्शन के बारे में भी देखिए क्या है। ये है लीवर में। ठीक है। लीवर में ये है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल। गॉल ब्लैडर ये नीचे की ओर जो बना रहे हैं पैंक्रियास। तो लीवर में दूसरे नंबर का हार्मोन जाता है, सेकेंड हार्मोन। उसका नाम क्या है? सेकेंड हार्मोन क्या है? हिपैटोकाइनिन, है ना। हिपैटोकाइनिन हार्मोन का काम ये है कि ड्यूटेनम से सब जाएंगे ब्लड के माध्यम से ही,
ड्यूडेनम से जाएंगे लिवर में और लिवर से बाइल जूस का सिक्रीशन प्रेरित करेंगे। लिवर की सेल्स जो बाइल जूस बनाएंगे उसमें क्या क्या पाया जाता है ये तो पता होगा आपको। तो भाई बाइल जूस में क्या क्या है? बाइल जूस का कंपोजिशन कितने लोगों को मालूम है? हाँ, बाइल पिगमेंट हो गए, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। और क्या होते हैं? बाइल जूस किसी को नहीं मालूम? डाइजेशन तो हो गया ना आपका, डाइजेशन फिजियोलॉजी हो चुकी है ना, तो बाइल जूस का कंपोजिशन नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? टॉपिक पूरा हो गया है, पढ़ा नहीं है? क्यों भाई? सब लोगों ने पढ़ा है ना टॉपिक? देखो उसमें क्या बताया सर ने, बिल बता चुके हैं। फिर सब घर में रख करके बंद कर दिया, उस दिन अकेले आए थे ना तुम तो। हाँ, तो बाइल जूस बताया था, डिस्कस किया था। ये हाल है तो हो चुका था। डाइजेशन कंप्लीट हो गया ना आपका, तो घर में कंप्लीट नहीं करते क्या टॉपिक्स को? इन टॉपिक को घर में जाके पूरा नहीं करते क्या? अगर ये स्थिति बनी रहेगी कि छोटे छोटे टॉपिक, ये तो 12th लेवल के टॉपिक हैं, इसमें आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको घर जाके नहीं पढ़ेंगे तो फिर हो चुका सिलेक्शन। क्या है बाइल जूस में? देखिए बताइए हमें जल्दी से। बाइलिरुबिन, बिलीवर्डिन क्या है? बाइल पिगमेंट है। बाइल साल्ट कौन से हैं? ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल, तीनों चीजें होंगी उसमें, ठीक है। तो बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें किसमें हैं? बाइल जूस में। क्या क्या बताया हमने? बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इनके बारे में पता है कैसे बनते हैं? आरबीसी के विखंडन से बाइल साल्ट बनते हैं, सॉरी बाइल पिगमेंट बनते हैं, जिसमें बाइलिरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों हैं, ठीक है ना। और ये बाइल पिगमेंट जब आपके इंटेस्टाइन में आते हैं तो इंटेस्टाइन में इनका मेटाबॉलिज्म होता है और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में जो बाइल पिगमेंट बाहर निकलता है, जो आपके एक्सक्रीटा का येलो कलर बनाता है, वो है स्टेरकोबिलिन। एक्सक्रीटा या लैटिन का जो येलो कलर है वो किसके द्वारा होता है? स्टेरकोबिलिन। जो बाइल पिगमेंट है वो चेंज हो जाता है स्टेरकोबिलिन में, और जो बाइल पिगमेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चले जाते हैं ब्लड में, और वो छन करके यूरिन में जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, जो बना देते हैं यूरोक्रोम पिगमेंट, जो यूरिन का येलो कलर बनाते हैं। इन्हीं सभी पिगमेंट्स जो बाइल पिगमेंट हैं वो उत्सर्जी पदार्थ हैं, छन करके कहाँ निकाल दिए जाते हैं? शरीर के बाहर, स्टेरकोबिलिन या यूरोक्रोम के रूप में। बाइल साल्ट का काम क्या है? देखिए, ये था यहाँ पर HCl सिक्रेट हो रहा था। HCl का सिक्रेशन को किसने रोक दिया? एंटेरोगैस्ट्रॉन ने, ठीक है। तो HCl का सिक्रेशन रुक गया, इसलिए क्योंकि आगे का जो ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन का मीडियम है वो है क्षारीय, तो अम्ल का सिक्रेशन यहाँ बंद करना पड़ेगा ताकि यहाँ के क्षारीय माध्यम को बनाए रखने में सहायता हो मिले, ठीक है ना। अब अम्ल का सिक्रेशन तो बंद हो गया HCl का, अब भोजन जो आया है उसमें कुछ ना कुछ तो एसिड होगा, उसको न्यूट्रल करने या हल्का क्षारीय बनाने के लिए बाइल साल्ट काम करता है। बाइल साल्ट कहाँ से आ रहा है? लीवर से आ रहा है। तो यहाँ पर लीवर से बाइल साल्ट जो आ रहा है वो लीवर से आएगा, इकट्ठा हो जाएगा किसमें? गाल ब्लैडर में। ये है आपका गाल ब्लैडर। बाइल साल्ट बने कहाँ पर? लीवर में, और इकट्ठा कहाँ होगा? गाल ब्लैडर में। तो बाइल साल्ट और साथ में कोलेस्ट्रॉल है, सब मिलकर के कहलाता है बाइल जूस। तो बाइल जूस को बनाने के लिए प्रेरित करने का काम कौन कर रहा है? हेपेटोक्राइनिन। और वो बाइल जूस इकट्ठा कहाँ हुआ? गाल ब्लैडर में। उस गाल ब्लैडर में इकट्ठे हुए जूस को जब नीचे लाएंगे
तभी तो पहुंचेगा यहाँ से ड्यूडनम में ऐसे। तो इसके स्रावण को प्रेरित कौन कर रहा है? कोलोसिस्टोकाइनिन। ठीक है, जो बाइल जूस यहाँ इकट्ठा हो गया था गॉल ब्लैडर में, जब गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करेगा कोलोसिस्टोकाइनिन, तब ये बाइल जूस आके ड्यूडनम में पहुंचेगा और फिर ड्यूडनम के माध्यम को क्या करेगा? क्षारीय बनाएगा। और उस काम में सहायता कौन कर रहा है? बाइल सारी। ठीक है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल है जो रक्त में एक निश्चित गाढ़ापन बनाए रखता है, रक्त की श्यानता को बनाए रखने में सहायता करता है। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, लेकिन आपको ये दोनों हार्मोन याद रहेंगे। आपको हेपेटोग्राइनिन, हेपेटोस मतलब होता है लीवर, लीवर के सिक्रीशन को प्रेरित करने वाला हेपेटोग्राइनिन, और दूसरा कोलोसिस्टोकाइनिन जो गॉल ब्लैडर को जाता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हुए बाइल जूस को स्रावण करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो गया, ये हार्मोन्स आ गए ड्यूडनम में और ड्यूडनम का डाइजेशन कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद ड्यूडनम का माध्यम क्षारीय बन गया और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं लीवर में, बाइल जूस आ रहा है लीवर से। लीवर को आपको मालूम है आरबीसी का सौदाग्रह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं ना। तो लीवर में आरबीसी की जैसे उम्र पूरी हो जाती है, 120 दिन हो जाते हैं, तो उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या बनते हैं? बाइल पिगमेंट। ठीक है, उन बाइल पिगमेंट को निकालना कोई हानिकारक चीज़ें हैं, सर उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो निकाल दिया आपके बाइल जूस के साथ ही ड्यूडनम में भेज दिया। ड्यूडनम से आगे वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ब्लड की गाढ़ापन को बनाए रखने, श्यानता को बनाए रखने में सहायता करता है, लेकिन कोई इंजाइम नहीं है इसमें, कोई भी इंजाइम नहीं है ना। लीवर के द्वारा इंजाइम का सिक्रीशन नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इंजाइम कहाँ से आ रहे हैं? पैनक्रियाज से। ये क्या है? पैनक्रियाज। लीवर इंटेस्टाइन के मीडियम को डाइजेशन के लिए उपयुक्त बनाता है और पैनक्रियाज एंजाइम स्रावित करता है जो पाचन की क्रिया को तेज करता है। तो समझा गया दोनों काम है। जब तक मीडियम अम्लीय बना रहेगा तो पाचन क्रिया होगी नहीं, तो लीवर से स्रावित होने वाला बाइल जूस यहाँ के माध्यम को क्षारीय बनाता है और उसके बाद पैनक्रियाज से स्रावित होने वाले एंजाइम्स यहाँ के पाचन की क्रिया को तेज करते हैं। तो पैनक्रियाज को प्रमोट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सिक्रेटिन और पैनक्रियाजाइनिन दोनों काम करते हैं। अब दोनों का काम सेम है, पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित कराना। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है? एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाज का अगर आपने सेक्शन पढ़ा हो तो उसमें पैनक्रियाज का कल सेक्शन होता था आपको, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस थी। ठीक है, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का काम क्या है? हार्मोन स्रावित करना जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है ना। और पैनक्रियाज से ही बहुत सारे एंजाइम्स स्रावित होते हैं, जिसमें फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज को और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज को एमाइलोप्सिन बोल देते हैं और लाइपेज को बोल देते हैं स्टीएप्सिन। सेम चीज़ है लाइपेज और एमाइलेज। तो ये समझ में आ जाए कि पैनक्रियाज का जो है लाइपेज है तो उसको बोलती है स्टीएप्सिन, पैनक्रियाज का एमाइलेज है तो बोल दिया एमाइलोप्सिन, और तीसरा प्रोटीन डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन। ठीक है ना। तो तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियस, ये सभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आए? पैनक्रियाज से। और इन एंजाइम्स को लाने के लिए दोनों काम करते हैं, सिक्रेटिन और पैनक्रियाजाइनिन। लेकिन सिक्रेटिन डाइल्यूट पैनक्रियाटिक जूस का स्राव कराता है और पैनक्रियाजाइनिन कॉन्सनट्रेट पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कराता है। ठीक है ना। जो गाढ़ा पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाजाइनिन द्वारा सिक्रेट कराया जाएगा, जो डाइल्यूट यानी पतला पैनक्रियाटिक जूस है, एंजाइम कम है, पानी ज़्यादा है, वो सिक्रेटिन द्वारा होगा। ठीक है, लेकिन काम दोनों का सेम। अब छठवां कौन सा है? एंडोक्राइन। वो कहाँ से जा रहा है? ड्यूडेनम से जा रहा है यहाँ पे इलियम में। और इलियम में क्या स्रावित करा रहा है? सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। आपको मालूम है इलियम में डाइजेशन के लिए इरेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। ठीक है ना।
इरप्शन इलियम में होता है, पेप्सिन स्टमक में, ट्रिप्सिन ड्यूडेनम में और इरप्शन इलियम में। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए सुक्रेज, लैक्टेज सब बेसिकली एमाइलेज ही है। कार्बोहाइड्रेट का और क्या, माल्टेज, माल्टोज मक्के की शर्करा, सुक्रेज गन्ने की शर्करा और लैक्टेज मिल्क शुगर है। तो शुगर ना, तो शुगर को तोड़ने वाले एंजाइम, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स को हम बोल देते हैं एमाइलेज। ठीक है, लेकिन अब एमाइलेज के ही और स्पेसिफिक एंजाइम का फॉर्म है माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, जो माल्टोज, लैक्टोज और लाइपोज को तोड़ करके मोनोसेकेराइड में चेंज कर देता है। और लास्ट में आपको मालूम है लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए है लाइपेज। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज, ये सब इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है और इंटेस्टाइनल जूस में सब पाए जाते हैं। तो सकस एंटेरिकस एक कॉमन टर्म है, इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले विभिन्न तरीके के एंजाइम्स का समूह कहलाता है सकस एंटेरिकस, और वो किसके द्वारा प्रेरित होता है, एंडोक्राइन हार्मोन द्वारा। ठीक है, इस तरीके से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा कंट्रोल्ड है। पाचन क्रिया किससे कंट्रोल है, एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्रावित होने वाले ऐसे हार्मोन्स जो पाचन क्रिया को प्रेरित करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये हार्मोन के नाम याद रहेंगे आपको, मिटा दें हम हैं क्या? हाँ, क्या फोटो खींचना है क्या? चलो नहीं, तो हार्मोन्स तो है, हार्मोन्स के लिए फोटो ये तो वीडियोस में वीडियोस देख सकते ठीक है, वीडियोस ले लो, वैसे अभी ले सकते हो, अभी नहीं मिटाया। हो गया था। ठीक है, अब देखिएगा वीडियो लेट आता है ना आपका, ये दिक्कत है। और लेट होने से पिछले हफ्ते वाले अपलोड हो गए वीडियो, सर एक हो गए, अभी नहीं हुए ना। हम देख नहीं पाते हैं, नहीं तो तो हमारे नोटिफिकेशन आते जिस ग्रुप में जुड़े हुए बात कर लीजिए ताकि वीडियो जल्दी आ जाए। आप अपनी समस्या जो है रखिए ताकि आपका जो है कोर्स टाइम पे हो पाए। ठीक, अब देखिए दूसरी अगली ग्लैंड जिसे टेस्टिस और ओवरी जरूर पड़ेंगे। अब ओवरी और ओवरी के का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। देखेंगे आप, ओवरी का ये पार्ट है हिलियस। आपने ओवरी देखे होंगे, ये ऐसे जो है एक मस्कुलर बैंड द्वारा ओवरी बॉडी में जुड़ी होती है और इनमें ऐसी फनल होती है ओविडक्ट की जिसमें ओवा अंदर आ जाता है। ओवा यूट्रस से पहुँच करके आगे बढ़ता है। तो ये ओवरी दो है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट दो ओवरी जो है उनमें से कोई भी ओवरी हो जो बॉडी से जोड़ने वाला पार्ट है ओवरी को, वो है हिलियस। ठीक है, और ओवरी की आउटर लेयर तो पेरिटोनियम है, उसके बाद जर्म लेयर जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होती है? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम
में जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? जर्म सेल्स। और ये एकमात्र सेल ऐसी हैं जिनमें मियोसिस होती है, पता है आपको? अर्धसूत्री विभाजन तो पता है ना। मियोसिस किसमें होता है? जर्म सेल्स में। ये सेल्स ऐसे डिवाइड होते रहती हैं। ये डिवीजन के द्वारा आपको oogenesis की जो प्रोसेस होती है, ये एपिथेलियम की सेल है, टूटेगी, सिंगल सेल बनी, पहले वो आकार में बड़ी होगी, उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। फिर पहले होती मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुत सारी कोशिकाएं से विभाजित होकर के बनती हैं। पहली फेज कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद सेल जब आकार में बड़ी हो गई तो क्या कहलाती है? ग्रोथ फेज। और फिर इसमें डिवीजन शुरू होता है। एक सेल से पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, दो सेल बनती हैं। ये डिप्लॉइड सेल थी, ये हैप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है। और उसमें फिर आप मालूम मियोसिस में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में होता है। मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद क्या है ये? मियोसिस सेकेंड। इस तरह से मियोसिस द्वारा एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं और ये सभी सेल्स जो बन रही हैं वो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। तो जर्म सेल्स का जब ओवरी में विभाजन होता है तो ये सेल्स आकार में बराबर नहीं होती। एक को अगर टेस्टिस में होगा विभाजन तो ये सेल्स ऐसी बराबर होंगी, ठीक है। तो ये फेज कहलाती है मैच्योरेशन फेज। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर स्पर्म का डिवीजन हो रहा है तो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो सभी सेल्स बराबर होंगी और बाद में ये सब सेल्स स्पर्म के रूप में विकसित हो जाएंगी। टेस्टिस की स्थिति है, ठीक है। और जब हम ओवरी की स्थिति में डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेल जब डिवाइड होगी तो एक सेल आकार में बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी, कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी oocyte। oogonia, ये बनी oogonia, जब सेल्स oogonia, ये प्राइमरी oocyte। ये कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवा कहते हैं। और इसके विभाजन से जो सेल्स बनेंगी छोटी छोटी, ये सब बनेगी पोलर बॉडी। क्या है? पोलर बॉडी। नहीं, एक सेल बड़ी होगी और बहुत सारी पोलर बॉडीज होंगी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब oogenesis की प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो सेल बड़ी है वो उसके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी सेल्स, ये एक बड़ी सेल है, इकट्ठी हो गई और सभी सेल्स में जो पोषक पदार्थ हैं इसी कोशिका को देने शुरू कर दिए, ठीक है। तो सबके पोषक पदार्थ चले जाएंगे तो धीरे धीरे क्या बनता है? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल जो बन रहा है, ये ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या बना? ओवा जो विकसित होने के बाद आपने पढ़ा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है जो इस ओवा को ग्रेफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है कि ओवा को बाहर रिलीज कर दिया जाए। ग्रेफियन फॉलिकल को फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए बाहरी सेल्स को प्रमोट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिससे ओवा ये बाहर रिलीज हो जाता है। कहाँ जाता है? ओविडक्ट में, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग। और ग्रेफियन फॉलिकल के निर्माण के लिए ये बहुत सारी सेल्स चाहिए, तो यहाँ पर हार्मोन कौन सा काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल्स मतलब कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन, ताकि तेजी से कोशिकाओं का विभाजन हो। सभी कोशिकाएं इस ग्रेफियन फॉलिकल के विकास में सहायता करती हैं। इन कोशिकाओं के जो न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ हैं, इसे ग्रेफियन फॉलिकल की दीवार है ये, इसमें आके कोशिकाएं ऐसे जुड़ जाती हैं बाहर पोलर
बॉडीज, ये है ग्रेफियन फॉलिकल की, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओवा, ठीक है, ओवा को बड़ा करना है तो ये है पोलर बॉडीज, ऐसे माइक्रोविलाई जुड़ जाती हैं। इनमें जो पोषक पदार्थ हैं धीरे धीरे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चले जाते हैं और बाद में कहते हैं पोलर बॉडीज के जो पोषक पदार्थ चले जाते हैं तो ऐसे श्रिंक होकर के एक लेयर बना लेते हैं। अगली पोलर बॉडी आ जाएगी, वो फिर ऐसे इकट्ठी होकर के पोषक पदार्थ देगी, ठीक है। तो बाहर जो ग्रेफियन फॉलिकल की जो लेयर दिखा रहे हैं ना, ऐसे वो डेड लेयर्स हैं जो बाहर पहले पोषण देने के लिए इकट्ठी हो गई थी, अब भोजन चला गया अंदर तो उनकी जो एपिथेलियम बाहर वाली टेल की वो बस बचती है, बाकी पोषक पदार्थ सब अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे ओवा बड़ा होता रहता है। ये प्रोसेस एक निश्चित समय अंतराल पर लगातार चलती रहती है और रिपीट होती रहती है। तो इसके लिए पोषक पदार्थ को वो किससे मिलते हैं? कोशिकाओं से, और कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन कहाँ स्रावित हो रहा था? एड्रिनल ग्लैंड से, वो भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही है एक तरीके का, ठीक है। यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्रावित हो रहे हैं ओवरी में, ये आकर ये काम करते हैं और यहाँ की कोशिकाओं को ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं, और जब ग्रोथ पूरी हो जाती है ओवा की तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको रिलीज करा देता है। अब इसके बाद ओवा कहाँ गया? ओविडक्ट की एक फनल में, ठीक है, एक कीप के आकार की, जैसे आपको मिट्टी का तेल डालना है तो फनल बनाते हैं ताकि बाहर ना फैल जाए ना, है तो वो डक्ट ही आ रही है, लेकिन उस डक्ट को ओवा अगल बगल ना जाने पाए, बॉडी फ्लूइड में ही आ जाए, तो ये ओवा को अंदर लाने के लिए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ओविडक्ट का, जहाँ से ओवा आगे आ गया और आगे जाएगा। यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब, जहाँ से स्पर्म आगे की ओर आएगा और स्पर्म और ओवा के मिलने से कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर जाइगोट बनता है तो जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनाने के लिए क्या चाहिए? भ्रूण को पोषक पदार्थ चाहिए। तो अब मान लीजिए ये जाइगोट, ये सेल है और जाइगोट इसमें फ्यूज हो गया, ये जाइगोट बन गया, ठीक है, ये स्पर्म आ गया, ये ओवा आ गया, बन गया 2n स्ट्रक्चर जाइगोट। तो जाइगोट आगे ऐसे माइक्रोविलाई जो यूट्रस की दीवार के होंगे, ये माइक्रोविलाई इंडोमीट्रियम कहलाती है, यूट्रस की एपिथेलियम कहलाती है इंडोमीट्रियम, उसका विकास होगा और ये माइक्रोविलाई इसको ऐसे दो क्या करेंगे? रोक लेंगे। जहाँ पर भी यूट्रस की दीवार में ये जाइगोट ऐसे जाकर के जुड़ जाएगा तो माइक्रोविलाई बन जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे, जिससे बन जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है। मैमल्स में बन जाएगा प्लेसेंटा, और जो बर्ड्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे? इस जाइगोट के चारों तरफ बहुत सारा पोषक पदार्थ इकट्ठा कर देंगे और बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना देंगे तो बन जाएगा एग, ठीक है ना। तो रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड में बनेगा एग। फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड में क्या होता है कि जैसे ये जाइगोट है, अब जाइगोट के चारों तरफ पोषक पदार्थ इकट्ठा कर दिया, इसको बोलते हैं ग्लोब, है ना, और उसके बाद बाहर बना दिया एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, बन गया है। ये स्थिति फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स में। लेकिन मैमल्स में क्या होती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो प्लेसेंटा का निर्माण, अगर जाइगोट को यहाँ पर इम्प्लांट करना है तो प्लेसेंटा का निर्माण जरूरी है, और प्लेसेंटा का निर्माण कौन प्रेरित करता है? कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल की जो बाहरी दीवार है, ये कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं कार्पस ल्यूटियम। ये ल्यूटियल सेल्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें हार्मोन भरा होता है, इस हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम की ल्यूटियल सेल्स द्वारा स्रावित किया जाता है और इन यूट्रस की
इंडोमेट्रियम के विकास को प्रेरित करता है ताकि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन किया जा सके। अगर यह हार्मोन कम स्रावित होगा तो इंडोमेट्रियम का विकास नहीं होगा और ये जो दीवारें हैं ये टूट जाएंगी और जाइगोट बाहर निकल जाएगा। इसको होते हैं एबॉर्शन। बहुत सारे फीमेल्स में ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं कि जाइगोट बनने के बाद उनके यूट्रस की दीवार में माइक्रोविलाई नहीं बन पाते और उस कारण से एबॉर्शन होता रहता है। अक्सर जो है बच्चा जो है कुछ दिन तक रुकता है, उसके बाद जो है एबॉर्ट हो जाता है, स्किन जो है वाली डैमेज हो जाती है। और इसका कारण क्या है? स्किन डैमेज होने का कारण हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, उस कारण से भ्रूण का विकास नहीं होता, बच्चों का जन्म नहीं हो पाता। तो उसके पीछे मेन रीजन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस लिए क्या होते हैं? एंटी एबॉर्शन हार्मोन। ठीक है, एबॉर्शन रोकने वाला हार्मोन। और यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब जाइगोट तब स्रावित होता है जब ओवर रिलीज होता है। ठीक है, और कार्पस लुटियम का निर्माण होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बन जाता है तब तो ये हार्मोन लगातार स्रावित होता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कार्पस लुटियम की जो सेल्स हैं वो ऐसे सिकुड़ जाती हैं और ये कहलाती हैं कार्पस एल्बिकेंस। ठीक, श्रिंक कर जाती हैं, ब्लड सप्लाई धीमी रुक जाती है और बाद में ब्लीडिंग के साथ में कार्पस एल्बिकेंस भी बाहर निकल जाएंगी, रेड सेल्स बाहर निकल जाएंगी। ये तब होता है जब जाइगोट का निर्माण नहीं होता। अगर जाइगोट बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन लगातार चलता रहता है और जाइगोट अगर नहीं बनता तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस लुटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है? जाइगोट का इम्प्लांटेशन करके भ्रूण के विकास को सपोर्ट करना। ठीक हो गया कंप्लीट? ये भी कोई दिक्कत इसमें? डायग्राम बनाना है क्या? इसी से देख लेंगे। और इसके बाद टेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन अधिक मात्रा में सिक्रेट हो रहा है तो तभी साबित होगा ना जब ओवरी मसिल्स जो ओवर रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएगा। अगर जाइगोट नहीं बना तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन शुरू होगा फिर बंद होगा। अगर पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में सहायता करेगा। ठीक है, और एक निश्चित टाइम पर अपने आप ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस होती है स्विच ऑफ की कि जैसे ही जो है मैच्योरिटी हो जाती है, जाइगोट से भ्रूण बन करके विकसित हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन रुक जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद होना जरूरी है। तो प्लेसेंटा धीरे धीरे क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन रुक जाएगा तो प्लेसेंटा श्रिंक कर सिकुड़ जाएगा। प्लेसेंटा सिकुड़ जाएगा तो अब देखा होगा आपने ये स्थिति होती है यहाँ से ये पोषण निगुंडा प्लेसेंटा से, तो हार्मोन का सिक्रीशन रुकेगा तो ये प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये प्लेसेंटा बहुत काम करता है। अब
जो नए अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आपके पास सुविधा होती है इस प्लेसेंटा को वो लोग जैसे बोलते ना यहाँ नारा गड़ा है क्या, तो नारा यही है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा आपका वो आजीवन इसकी कोशिकाओं में विकास करने की क्षमता होती है, ठीक है। और इसको लोग कभी भी सुरक्षित रखवा देते हैं इस प्लेसेंटा को, और जब कभी किसी भाग में स्किन ट्रांसप्लांटेशन करना है तो स्किन नहीं काट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, प्लेसेंटा को ही वो ग्रो करा देते हैं और उससे जो है स्किन बना देके और आपके शरीर में इम्प्लांट कर सकते हैं। प्लेसेंटा इतना काम का है, तो इसलिए कई जगह पर प्लेसेंटा हॉस्पिटल में ही प्रिजर्वेटिव में सुरक्षित रखवा देते हैं, और आजीवन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उससे जो भी ज़रूरत ऑर्गन्स बनाने हैं, जो भी शरीर की स्किन की रिपेयरिंग करना है, प्लास्टिक सर्जरी करना है, उसमें उसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी सप्लाई धीमी हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद होने से क्या होगा, ये पोषण बंद हो जाएगा। ये पोषण बंद हो जाएगा जब, तो इसको अब भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए को, तो तत्काल क्या होगा, ये जो मसल्स हैं आपको हमने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड से साबित होने वाला हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो चाइल्ड बर्थ को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये जो मसल्स हैं इंडोमीट्रियम की, इनमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये पीछे से फोर्स बनेगा, ये देखा ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये फोर्स आगे की ओर बनेगा, जैसे चाइल्ड बर्थ प्रमोट होगा, ठीक है। फ्लूइड का सिक्रीशन यहाँ से होने लगेगा, ये फ्लूइड सिक्रीट होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्ड बर्थ को प्रमोट कर देगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आपको मालूम है कि जैसे चाइल्ड बर्थ होगी, ऑक्सीटोसिन पहला तो एक बर्थ को प्रमोट कर रहा है, दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क के सिक्रीशन को प्रेरित कर देगा, तो आगे का पोषण जब आपका प्लेसेंटा कनेक्शन खत्म हो गया तो आगे के लिए फिर मिल्क फीडिंग कराई जाती है बच्चों को। एक नेचुरल प्रोसेस में ये हार्मोन सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का रोल उसके बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले न्यूट्रिशन कौन दे रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा खत्म हुआ, ऑक्सीटोसिन काम करेगा और न्यूट्रिशन हेल्थ में हेल्प करेगा। टेस्टिस में आपको मालूम है हार्मोन कौन स्टार्ट होते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। टेस्टिस का सेक्शन अगर आप काटेंगे तो सेक्शन काटने पर बहुत सारे ऐसे जो है छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऐसे हम किसी एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इस तरह की ये सेल्स हैं, तो जो बड़े आकार की सेल्स हैं वो कौन सी है, कहलाती हैं सर्टोवी सेल्स, उनको बोलते हैं नर्स सेल्स, ठीक है। नर्स मतलब पोषण देने वाली कोशिकाएं, और जो छोटी आकार की कोशिकाएं हैं वो है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स डिवाइड हुई तो ये बनेंगी, एक से दो, ये लगातार डिवाइड होती रहती है, इसके बगल में ऐसे जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड्स, और बाद में जाएगा स्पर्मेटोजोआ, ठीक। तो ये देखिए सेल सटी हुई है ना ऐसे, ये ऐसे ऐसे पोषक पदार्थ कौन दे रही है, ये नर्स सेल्स, ठीक है, जिसके द्वारा स्पर्म की बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं और पोषण उनको मिलता रहता है। अब इस सेक्शन में हमने ये कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, बोलते हैं लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, इन सेल्स का काम क्या है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, स्टेरॉन है ना, स्टेरॉइड से बना है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा,
स्पर्म के विकास की इस प्रक्रिया इसके द्वारा जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इसको प्रेरित करेगा। इन कोशिकाओं के विकास को और इसको पोषण पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, इसके लिए सपोर्ट करेगा। टेस्टोस्टेरोन का यही काम है ना, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टिस से कौन सा हार्मोन साबित हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, ठीक है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या बचा आपका? थाइमस ग्लैंड, है ना। थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड आपका मालूम है कहाँ पर है? ये है आपका लंग्स, और लंग्स के ऊपर यहाँ पर है हार्ट, चेस्ट में, चेस्ट रीजन में, थोरेसिक रीजन में, और नीचे वाला है एब्डोमिनल रीजन। तो हार्ट के ऊपर यहाँ पर, ये हार्ट के ऊपर बीच में यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, WBC बनाने के लिए प्रेरित करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा करके विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से शरीर को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। और शिशु अवस्था में थाइमस ग्लैंड ज़्यादा विकसित होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। समानता ही मानते हैं 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे क्या करती है? श्रिंक कर सिकुड़ जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता और दूसरे तरीके से बढ़ जाती है। आपके शरीर में लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं हर जॉइंट्स में, यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, हर यहाँ पर है, जितने जॉइंट हैं सब जगह लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स का विकास उम्र के साथ होता जाता है, तो थाइमस ग्लैंड का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन, जो इम्यूनिटी बूस्टर हार्मोन है। हो गया क्लियर? बता दें अब और कौन सी बची? पैराथायराइड क्या है? हो गई? पैराथायराइड ग्लैंड आपको बताया था, नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड के बीच में दानेदार मटर के दाने के समान ग्लैंड है, जो पैराथ हार्मोन स्रावित करती है। और पैराथ हार्मोन का फंक्शन कौन बताएगा? क्यों भाई? पैराथ हार्मोन क्या काम करता है? पढ़ा होना एंडोक्राइन सिस्टम। कैल्शियम आयन और फास्फेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथ हार्मोन। कैल्शियम आयन और फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम और फास्फेट, फास्फेट है ना, PO4 है ना। तो इनके क्या है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है। और निश्चित तौर पर मेटाबॉलिज्म क्या रेगुलेटर है, तो ये हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा। तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम आयन और फास्फेट की मात्रा बढ़ेगी, हाइपो सिक्रीशन होगा तो मात्रा घटेगी। इनसे होने वाली डिजीज भी उसी तरीके की होगी। जैसे कैल्शियम है, सोडियम पोटेशियम पंप, तो आपको मालूम है न्यूरॉन से काम करता है। कैल्शियम कहाँ काम कर रहा है? मसल्स, ठीक है। तो हाँ, PO4 माइनस। तो आप देखिए होगा क्या, जो आपके शरीर में बोन्स कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम अगर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बोन्स की ग्रोथ प्रभावित होगी, ठीक है। बोन्स में अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो बोन्स सॉफ्ट, स्पंजी और कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सा हार्मोन? पैराथ हार्मोन। PO4 फास्फेट है ना। फास्फेट कहाँ काम करता है? ATP, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। फास्फेट कई जगह एनर्जी कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। फास्फेट की कमी होगी तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, फास्फेट अगर पर्याप्त है तो एनर्जी लेवल मेंटेन होगा। फास्फेट आपके न्यूक्लिक एसिड के बनाने में सहायता कर रहा है,
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से इन हार्मोन्स के फंक्शंस को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका और कौन सी ग्लैंड बची भाई? मेन ग्लैंड हो गई सब बची है, किडनी बची ना, किडनी। किडनी के बारे में बताया था, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है किडनी के द्वारा? किडनी के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक बताया था हमने, ठीक है ना। तो रेनिन हार्मोन कौन स्रावित करती है? किडनी, जो एंजियोटेंसिन की सहायता से काम करती है, ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है? किडनी में जल के अवशोषण को प्रेरित करता है और प्रारंभिक अवस्था में हीमोपोएसिस भी कराता है, ब्लड के निर्माण को भी सपोर्ट करता है। वैसे आपको मालूम है कि ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, लेकिन हीमोपोएसिस का काम लीवर और किडनी भी करती हैं कुछ एनिमल्स में, ठीक है। तो ये भी हो गया। और क्या बचा आपका? हार्ट। कौन सा हार्मोन बताया था? इसमें बता रहे थे, देख के बताया था क्या? याद नहीं आ रहा है। तो याद हो जाए भाई, इसीलिए तो मैं कहा था। एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक हार्मोन। एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक हार्मोन, नाम याद सुनिएगा, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक हार्मोन। देखिएगा है क्या, नाइट्री शब्द जुड़ा है ना, और एट्रियल शब्द जुड़ा है, इन शब्दों का अर्थ समझिएगा। हार्मोन की स्पेलिंग बोलिए क्या है? एट्रियल। आगे स्पेलिंग NATR, नाइट्री। यूरेटिक URETL हार्मोन। एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक, तीन शब्द है ना। एट्रियम आपको मालूम है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम याद है, एट्रियल से नाइट्रिक गैस होती है जो वो कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करती है, ठीक है ना। तो नाइट्रीयूरेटिक जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है, बीपी को मेंटेन करने में सहायता करता है, वो हार्मोन एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसका? दिया फंक्शन, हार्ट की जो वॉल है, ये क्या है? पेरिकार्डियम, डबल लेयर्ड होगी हार्ट की इस दीवार को। पेरिकार्डियम हार्ट के चारों तरफ पाई जाने वाला है। हार्ट की दीवार को कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई मेंटेन करने में सहायता करता है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके। क्योंकि जैसे मसल्स को एनर्जी चाहिए, ऐसे ये मसल्स हार्ट में भी हैं, तो उनको जो है ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये तो हो गए हार्मोन्स, तीसरा क्या है? फेरामोन्स। फेरामोन्स पढ़े हैं आपने? नहीं। जो डक्ट द्वारा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो डक्ट द्वारा किसी ऑर्गन तक जाएं, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। जो डक्टलेस
माध्यम यानी ब्लड द्वारा किसी ऑर्गन्स तक जाएं, ऐसे सब्सटीट्यूट कहलाते हैं हार्मोन्स। और जो एयर द्वारा किसी ऑर्गन्स तक जाते हैं उनको फेरामोन्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? फेरामोन्स। या ऐसे पदार्थ जो वायु के साथ स्रावित होकर के स्मेल के साथ किसी विशेष कार्य को प्रेरित करने के काम करते हैं, हम कहते हैं फेरामोन्स। ठीक है, तो आप इनको बोल सकते हैं एक्टो हार्मोन्स। ठीक है, और ये कैसे हैं? इंडोर हार्मोन्स। जो शरीर के अंदर स्रावित किए जाएं वो हार्मोन्स या इंडो हार्मोन्स है ना, और जो शरीर के बाहर स्रावित किए जाएं वो हैं एक्टो हार्मोन्स या फेरामोन्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा वाइल्ड स्टोन का ऐड आता है। वाइल्ड स्टोन का ऐड देखा है? पाउडर नहीं आता, वो आता है स्प्रे, डिओड है ना, डिओ आता है ना ऐड। तो वाइल्ड स्टोन, ठीक है, वो उसमें है क्या देखता है, और वाइल्ड स्टोन का जो स्प्रे करते हैं लड़कियां चली जाती हैं पीछे भी, है ना। तो बेसिकली ऐसे ही जो है ये हार्मोन्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जंगल में ये ऐसे केज रख देते हैं और यहाँ पर मेल जो इंसेक्ट हैं, ठीक है, उनके हार्मोन्स को रख देते हैं या उन मेल इंसेक्ट को रख देते हैं। तो जंगल के जितनी फीमेल्स हैं इंसेक्ट कीड़े, जैसे पंखी हैं, बरसात में बहुत ज़्यादा आती है ना, तो वो सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और बाद में आप इनको मार देते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए भी यूज करते हैं या इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो वो हार्मोन्स का कहते हैं एक्टो हार्मोन्स। तो जो नेचुरल एक्टो हार्मोन्स यानी फेरोमोन्स हैं, उनका केमिकल्स जो कंपोजिशन है वो जानने के बाद उसको आर्टिफिशियली जनरेट करके वो वाइल्ड स्टोन वाले स्प्रे में डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे गर्ल्स के जो एक्टो हार्मोन्स हैं, गर्ल्स के डीओ अलग आते हैं ना, तो वो विशेष हार्मोन्स जो गर्ल्स के नेचुरल हार्मोन जैसे हैं उनको उसमें डाल देते हैं, उसका ऐड आता है। तो वो हार्मोन्स एक तो पहली चीज़ तो आपकी बदबू खत्म करते हैं, उसके लिए तो केमिकल है, साथ साथ में वो स्मेल अच्छी लगे दूसरों को, इसके लिए उसको ज़्यादा जो है उसमें काम कर दिया गया, उसमें फेरामोन्स जैसे जो नेचुरल फेरामोन्स हैं वो भी मिला दिए गए। तो ऐड के पीछे कारण जो है वो दिखाते हैं कि उसमें कुछ और चीज़ें मिली हैं जो लोगों को आपकी इस स्मेल के प्रति आकर्षित कर सकती हैं। वो मार्केटिंग का एक स्ट्रेटजी है, लेकिन वास्तव में ऐसे हार्मोन्स जो हवा में स्रावित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेरामोन्स। समझ में आ गया? फेरामोन्स सब में अलग अलग हैं। कीट पतंगे जो होते हैं, बर्ड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा शेर, कुत्ते, बिल्लियाँ जगह जगह क्या करते हैं? टांग उठाई और वो फेरामोन स्रावित करते हैं और अपनी टेरिटरी बनाते हैं और उन्हें वो स्मेल पता रहती है। तो उस टेरिटरी जब भी गए उस एरिया में जाकर के अपनी स्मेल जो है फेरामोन्स को पहचानते हैं, और उस एरिया में कोई दूसरा डॉग आए उसको सुनिए देखा हमारे एरिया में नहीं, भटक गए तो लौट जाएगा। अपनी टेरिटरी बनाते हैं। जैसे शेर है तो जंगल में जब कभी जाइए पन्ना टाइगर रिजर्व तो उससे पूछिए कौन सा शेर मिलेगा, तो बताएगा कि L15 का एरिया है। ये जो क्षेत्र है वो कौन से शेर का है? लायन 15 नंबर के शेर का ये क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि L15 की एरिया में L14 नहीं जाएगा और L14 के एरिया में L15 नहीं जाएगा तो लड़ाई होगी। ठीक है, वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए फेरामोन्स जगह जगह पेड़ों में, जमीन में स्रावित कर देते हैं और उस पर दूसरा मेल नहीं जाएगा, और जाएगा तो लड़ाई होगी। देखा है कुत्तों में भी, बिल्लियों में भी और शेरों में भी कार्निवोरस ग्रुप जो हैं वो इस तरह से अपने एक टेरिटरी बनाने के लिए फेरामोन्स का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ऐसी बर्ड्स में, इंसेक्ट में, सब में फेरामोन्स एक्टो हार्मोन्स आए होते हैं। तो इनको भी आपको पढ़ना, लेकिन हमें लगता है ज़्यादा डिटेल में नहीं है आप इसलिए इतना जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम पूरा है और हमें लगता है इतने पे ही रोक दिया जाए क्लास को। ज़्यादा और कुछ पढ़ना हो नया टॉपिक तो बात अलग है, आप बता दीजिए क्या पढ़ना है तो उसको डिस्कस कर दें या कोई क्वेश्चन हो।
तो इसको सॉल्व करने के बाद आप जो है प्रॉब्लम आ रही हो तो डिस्कस कर लीजिए। लेकिन जो मेन जो हम देख रहे हैं शिकायत है वो ये है कि सेल्फ स्टडी बंद है, और जब तक सेल्फ स्टडी बंद रहेगी तब तक। सर हम जो पढ़ के आते हैं वो आप पूछते ही नहीं। अच्छा, हम देखिए जो पढ़े हुए टॉपिक है, जो बुक में आता है वो आपसे क्या पूछा था हमने, जो पढ़े हुए टॉपिक चैप्टर रिवीजन हो गया है। नहीं, इससे ही पढ़ के आते हैं, ऐसा हो जाता है कि जो आप पूछते हैं वो आता ही नहीं है। क्या? तो रोज